नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर ये विशेष बुलेटिन न्यूज एट 10, जहां कई बड़ी खबरों पर विस्तार से होती है हमारी नजर। मैं हूं शहला निगार। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सेवा पखवाड़े में दिल्ली वासियों को आज मिलेगा बड़ा उपहार। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे 1800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत। राजधानी के लाखों परिवारों को मिलेगा स्वच्छ जल और मजबूत सीवरेज नेटवर्क। चुनाव आयोग आज जारी करेगा बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण के तहत तैयार अंतिम मतदाता सूची। मतदाता ऑनलाइन देख सकेंगे अपना नाम। आस्था और हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाई जा रही महाअष्टमी। मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। गाजा संघर्ष विराम रोकने के बीच सूत्री शांति प्रस्ताव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया स्वागत। डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव पर बेंजामिन नेतन्याहू ने जताई सहमति। अरब और इस्लामिक देशों ने किया स्वागत। और आज से महिला क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत। सह मेजबानों भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में पहला मुकाबला आज। आपको बता दें कि सेवा पखवाड़े के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज केशवपुर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ी 20 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में अधिकतर मौजूदा एसटीपी का उन्नयन और सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत नई सीवर लाइन बिछाना शामिल है, जिनका निर्माण 1800 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। मुख्य उद्घाटन समारोह केशवपुर में होगा, जहां बोर्ड 504.12 करोड़ रुपए की लागत से अपने 2 मौजूदा मल जल शोधन संयंत्रों एसटीपी का विस्तार कर रहा है। इन संयंत्रों से पश्चिमी दिल्ली के लगभग 25 लाख घरों के सीवेज का शोधन हो सकेगा। डीएसटीपी परियोजनाएं नालों और अन्य क्षेत्रों में स्थापित की जाएंगी, जहां पारंपरिक संयंत्र स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। इस योजना से हर घर को सीवर आधारभूत नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इन डीएसटीपी परियोजनाओं से लगभग 11 लाख लोगों को लाभ होगा। 15 डीएसटीपी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो गए हैं, जिससे नरेला, बवाना और मुंडका क्षेत्रों के घरों को जोड़ने वाली मौजूदा सीवेज शोधन क्षमता लगभग 39 एमजीटी बढ़ जाएगी। इस डीएसटीपी परियोजना के अंतर्गत लगभग 59 आवासीय कॉलोनियां और 37 गांव शामिल होंगे, जिनमें ताजपुर, सुंगरपुर, जौंती, भक्तवरपुर गांव और पंजाब खोर, जाट खोर, खेड़ा खुर्द जैसी कॉलोनियां शामिल हैं। इस वर्ष की शुरुआत में दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड द्वारा नियोजित 40 डीएसटीपी स्थापित करने की घोषणा की थी, जिसके अलावा इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बूस्टर पंपिंग स्टेशन, सीवर लाइन और सीवर कनेक्शन से जुड़े कार्यों से दिल्ली वासियों का जीवन सुगम होने वाला है। इस कार्यक्रम में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, जल लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री प्रवीश वर्मा के अलावा और कई लोग शामिल होंगे। और बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग आज विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के बाद तैयार की गई नई मतदाता सूची जारी करेगा। ये नई वोटर लिस्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही इसकी फिजिकल कॉपी हर जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिलाधिकारी के कार्यालय में भी लोगों के लिए रखी जाएगी। राजनीतिक दलों को भी इस सूची की कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। इस बार की अंतिम मतदाता सूची में करीब 7.3 करोड़ मतदाताओं के नाम दर्ज होने की संभावना है। इनमें से लगभग 14 लाख नए वोटरों के नाम जोड़े जाने की संभावना है। वहीं इससे पहले इस साल 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 7.24 करोड़ वोटर शामिल किए गए थे। उस समय गहन जांच और पुनरीक्षण के दौरान 65 लाख नाम मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट पाए जाने के कारण हटा दिए गए थे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने बिहार समेत देश भर में बड़ा हंगामा मचाया था और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर विजय मल्होत्रा का आज सुबह निधन हो गया है। उन्होंने 93 साल की उम्र में नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। मल्होत्रा का जन्म
3 दिसंबर 1931 को पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकलकर राजनीति में कदम रखा था। मल्होत्रा ने दिल्ली में संघ की विचारधारा के विस्तार के लिए जनसंघ काल से बहुत काम किया। प्रोफेसर मल्होत्रा कई बार दिल्ली से सांसद रहे। इसके साथ ही वो दिल्ली विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय कुमार मल्होत्रा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि जीवन पर्यंत जनसेवा में समर्पित रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा जी के निधन से गहरा दुख हुआ है। वे जमीन से जुड़े ऐसे नेता थे जिन्हें जनता के मुद्दों की गहरी समझ थी। दिल्ली में पार्टी को सशक्त बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। संसद में अपनी सक्रियता और योगदान के लिए भी वो सदैव याद किए जाएंगे। शोक की इस घड़ी में उनके परिवारजनों और शुभचिंतकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ओम शांति। और आपको बता दें कि बीएसएफ ने सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने और अपराध पर नियंत्रण करने के लिए एक बड़ी पहल की है। सोमवार को बीएसएफ के मुख्यालय में निर्णय समर्थन प्रणाली यानी डीएसएस का शुभारंभ किया गया। बीएसएफ महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने इसका लोकार्पण किया। डीएसएस से अब कमांडर और बेहतर तरीके से ऑपरेशंस की योजना और क्रियान्वयन कर पाएंगे। इस सिस्टम के जरिए जीआईएस प्लेटफॉर्म, ऑपरेशन डेटाबेस और बॉर्डर से मिलने वाले सेंसर फीड्स का समन्वय किया जा सकेगा। एआई युक्त इस तकनीक से बीएसएफ की ताकत बढ़ेगी। इतना ही नहीं, इससे तस्करी के हॉटस्पॉट्स और घुसपैठ के रास्तों की पहचान पहले के मुकाबले और तेजी से होगी। यह सिस्टम उभरते खतरों से निपटने में भी मददगार साबित होगा। और अब बात बिहार में बदलाव की बयार की। जी हां, बिहार के लखीसराय में देश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनकर लगभग तैयार हो गया है। 1.232 करोड़ एकड़ में फैली ये जो परियोजना है 2 चरणों में पूरी होनी है, जिसके पहले चरण का काम पूरा हो गया है। यहां बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की क्षमता 254 मेगावाट घंटा है, जो व्यस्त समय में 45.4 मेगावाट क्षमता के साथ 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएगी। बिहार की छवि तेजी से बदल रही है। एक वक्त था जब राज्य के शहरों में रहने वाले लोगों को आधे दिन भी बिजली उपलब्ध नहीं होती थी। आज राज्य में सबसे बड़ा सोलर पावर स्टेशन बनकर तैयार है। लखीसराय जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र कजरा के टाली कोड़ासी गांव में देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र 1231 एकड़ भूमि पर बनाया गया है। तो ये एक साइट है जहाँ पे हम लोगों ने 1 मेगावाट का सोलर पावर जनरेशन का प्लांट लगाया है और साथ ही साथ 495 मेगावाट आवर का बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्लांट है। तो इससे हम दिन में जो है रूटीन सोलर सप्लाई ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम जो एक्सेस जनरेशन है उसको बैटरी एनर्जी स्टोरेज में उसको स्टोर करके शाम के समय जब हमारी पीक डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस समय 4 घंटे तक की पीक डिमांड भी अपनी मीट कर सकते हैं। 1500 करोड़ की लागत वाले कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र में कुल 4,32,000 सोलर प्लेट्स लगाई गई हैं। पहले फेज में 185 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जबकि दूसरे फेज में 251 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट फेज में 185 मेगावाट का एसी कैपेसिटी रखा है और इसमें बेस भी लगाया जा रहा है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जो 254 मेगावाट आवर का होगा। इससे हम लोग जो सोलर एनर्जी होगी उसको हम लोग स्टोर करेंगे और रात के समय में भी 45 मेगावाट का 4 घंटे तक बिजली दे पाएंगे। और इसका दूसरे फेज में भी हम लोग जो है कर रहे हैं, उसमें हम लोग 116 मेगावाट का एसी कर रहे हैं और बेस की कैपेसिटी 251 मेगावाट आवर की है, जिसमें कि हम लोग 50 मेगावाट पर आवर करके 4 घंटे तक देंगे। यह परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगी और पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करेगी। वर्तमान में यहां 1200 इंजीनियर और मजदूर कार्यरत हैं। आने वाले समय में यहां रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे। अभी हमारे राज्य में हम लोगों की जो एसटीयू लेवल पे जो स्टेट ट्रांसमिशन पे जो हमारी एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई पड़ती है वो है 5 रुपये 95 पैसे। कजरा का जो टैरिफ हम लोगों को आया है वो आया है 3 रुपये 97 पैसे। तो लगभग हमारे स्टेट जो एवरेज अभी पावर का कॉस्ट है उससे 2 रुपये सस्ता है ये।
तो ओवरऑल हमारी पावर कॉस्ट में भी कमी थोड़ी आएगी, जिसका अंतिम रूप से फ़ायदा उपभोक्ताओं को मिलता है। अब दूसरा, चूँकि ये प्रोजेक्ट हमारे राज्य में ही लग रहा है, लखीसराय ज़िले में है वो, तो यहाँ पे जो भी कार्य हुए हैं और जो ये प्लांट रन भी करेगा आगे, उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। आज इस इलाके की छवि पूरी तरह से बदल चुकी है। सौर ऊर्जा संयंत्र लगने से इस इलाके में रोजगार और व्यापार के अवसर बढ़ गए हैं। यहां से बिजली उत्पादन शुरू होने से राज्य के लोगों को सस्ती बिजली का भी तोहफा मिलेगा। लखीसराय से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और लद्दाख हिंसा में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति लद्दाख भाजपा ने शोक व्यक्त किया है। प्रेस विज्ञप्ति जारी करके भाजपा ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य गहरे दुख और पीड़ा के साथ 24 सितंबर को हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा की घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। हम इस दुखद घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना करते हैं। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं और समर्थन उनके और उनके परिवारों के साथ है। हम लद्दाख के सभी निवासियों से शांति और सद्भाव बनाए रखने का आग्रह करते हैं। ये जरूरी है कि हम कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें या भ्रामक सूचनाओं के शिकार ना बने। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टीटी न्यूज। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हींग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें, देश भर में नवरात्र और दुर्गा पूजा के चलते उत्साह का माहौल है। शक्ति साधना के 9 दिनों में भक्त मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना कर रहे हैं। आज महाअष्टमी के अवसर पर मां महागौरी की पूजा अर्चना हो रही है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली के ऐतिहासिक झंडेवाला देवी मंदिर में भक्तों ने मां के जयकारों के साथ आरती की। छतरपुर मंदिर में भी देवी की भव्य आराधना हुई। मंदिर सजावट और भक्ति का संगम अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। वहीं मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं ने मां की आरती की। आज नवरात्र की अष्टमी है, मां मुंबा देवी के दर्शन करने आए हैं। ऐसे तो रोज 6:30 की कंटिन्यू आरती होती है, पर नवरात्रि में 5:30 बजे की आरती होती है, इसलिए 5:30 बजे सब भक्तजन आए हैं दर्शन के लिए। अष्टमी का दिन है महागौरी का, जो कि आज सब भक्त मुंबा देवी दर्शन करने आए हैं बड़े दूर दूर से, और 9 दिन यही चला यहाँ पे और अच्छा रहा। सब भक्त जन अच्छे ढंग से दर्शन पाए। हम लोग सुबह 5:30 बजे आरती में आते हैं और यहाँ पे अपना आरती करने के बाद अपने काम सेवा, शरबत है, पानी है, चाय है, सब कुछ पिलाते खिलाते रहते हैं लोगों को, आने वाले भक्त माँ के भक्तों को। महारानी श्री मुंबा देवी माता की, श्री जगदम्बे मात की, श्री अन्नपूर्णे मात की, बोलो द्वारका नाथ की, बोलो सच्चे दरबार की, हर 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 महादेव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुर्गा पूजा के अवसर पर भारत और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा है कि दुर्गा पूजा का पावन पर्व हमारी संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना न सिर्फ आध्यात्मिक शुद्धि का मार्ग है, बल्कि ये हमें सत्य, न्याय और करुणा के साथ आगे बढ़ने की भी प्रेरणा देता है। महाअष्टमी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में बने दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा करेंगे।
प्रधानमंत्री के आगमन से स्थानीय भी उत्साहित हैं। पूरे इलाके में पुलिस और प्रशासन ने मिलकर चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने भीड़-भाड़ को नियंत्रित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की है और लोगों से उनका उपयोग करने की अपील की है। आपको बता दें कि हर साल दिल्ली में दुर्गा पूजा का आयोजन बहुत ही भक्ति और धूमधाम के साथ भव्य तरीके से किया जाता है। यहाँ कई बड़े-बड़े पंडाल लगाए जाते हैं। सभी भक्त मिलकर मां दुर्गा की पूजा करते हैं। धुनुची डांस और सिंदूर खेला भी इस दौरान किया जाता है। तो पूरा देश इस समय दुर्गा माता के नव स्वरूपों की भक्ति में रमा नजर आ रहा है और इसी बीच गुजरात के कच्छ में नवरात्रि के दौरान गांधी धाम में गरबा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने भागीदारी की। लोग गुजरात की पारंपरिक वेशभूषा पहनकर गरबा नृत्य करते नजर आए। मधुर गीतों और मनमोहक नृत्य से माहौल एकदम खुशनुमा नजर आया। और अब बात डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आया है। इस कड़ी में आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया के तमाम देशों में दिए संबोधन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक छवि सिर्फ कूटनीति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत की आवाज को दुनिया की संसदों तक पहुंचाने वाले एक मजबूत नेतृत्वकर्ता के रूप में भी सामने आए हैं। अलग अलग देशों की संसद में उनके संबोधन ने एक बार फिर साबित किया है कि भारत अब संवाद से आगे बढ़कर आत्मविश्वास के साथ वैश्विक मंच पर बोल रहा है। मुलाकात, बातचीत, समझौते और कूटनीति से इतर दुनिया के तमाम देशों के साथ संबंधों को नया आयाम देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की छवि और उनके प्रयास काफी कारगर साबित हुए हैं। वे ऐसे नेता के रूप में भी उभरे हैं जिनके विचारों को दुनिया के तमाम देश और उनके नेता पूरी गंभीरता से सुनते हैं। पीएम मोदी के विदेशी दौरों में मेजबान देश उनके विचारों को सुनने का कोई मौका नहीं छोड़ते और यही वजह है कि वो अपनी संसद के विशेष सत्र को संबोधित करने के लिए पीएम को आमंत्रित करते हैं। विदेशी संसदों को संबोधित करने का उनका यह सफर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही शुरू हो गया था। 16 जून 2014 को पीएम मोदी ने भूटान की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। यह विदेश की किसी संसद में उनका पहला संबोधन था। 4 अगस्त 2014 को उन्होंने नेपाल की संविधान सभा को संबोधित किया। 18 नवंबर 2014 को पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने और अगले ही दिन 19 नवंबर 2014 को उन्होंने फिजी की संसद के विशेष सत्र को भी संबोधित किया। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस, श्रीलंका और मंगोलिया की संसद को भी संबोधित कर चुके हैं। 12 नवंबर 2015 में पीएम मोदी ने ऐतिहासिक ब्रिटिश संसद में नए भारत की बुलंद आवाज को दुनिया के सामने रखा था। 25 दिसंबर 2015 में पीएम मोदी अफगानिस्तान की संसद को भी संबोधित कर चुके हैं। पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी 2 बार संबोधित कर चुके हैं। पहली बार 8 जून 2016 को और फिर 23 जून 2023 को। प्रधानमंत्री मोदी जुलाई 2018 में युगांडा और जून 2019 में मालदीव की संसद में भारत की आवाज प्रमुखता से रख चुके हैं। 21 नवंबर 2024 में पीएम मोदी ने गुयाना में तब इतिहास रचा जब वो गुयाना की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। इसी वर्ष 3 जुलाई को पीएम मोदी ने घाना की संसद को संबोधित कर इतिहास रचा। 4 जुलाई 2025 में ही 5 देशों की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद को संबोधित किया।
इसी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने नामीबिया में भी संसद सत्र को संबोधित किया। Let us create a future defined not by power but by partnership. Not by dominance but by dialogue. Not by exclusion but by equity. अपने संबोधनों में पीएम मोदी दुनिया भर में शांति और सद्भाव की पुरजोर वकालत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल के अपने हर संबोधन में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने पर जोर दिया है। संघर्षों से जूझती दुनिया के लिए उनका स्पष्ट संदेश है, केवल संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का रास्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत की कूटनीति में एक नया अध्याय जुड़ गया है। भारत और यूरोप के 4 देशों वाले ब्लॉक EFTA के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौता प्रभावी हो गया है। पिछले साल हुआ ये समझौता निवेश, रोजगार और नए बाजारों तक पहुंच का बड़ा वादा करता है। हमारे संवाददाता अखिलेश सोमन से देखिए ये पूरी रिपोर्ट। भारत की वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण पड़ाव, भारत की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में एक ऐतिहासिक उपलब्धि, भारत की वैश्विक यात्रा में जुड़ा एक नया अध्याय। भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट आज से लागू हो गया है। ये समझौता 10 मार्च 2024 को साइन हुआ था। 16 साल और 21 दौर की बातचीत के बाद 1 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ है। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein चारों देश यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के सदस्य हैं। ये भारत की वैश्विक पहुंच में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इनका एक समूह है एफ्टा, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। उन चारों देशों का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मार्च 2024 में हमने फाइनल किया था। वो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा और उसका लाभ आप सब ले पाएंगे। समझौते का सबसे बड़ा आकर्षण है 15 साल में $100 अरब का निवेश, जिससे भारत में 10 लाख नौकरियां बनने का अनुमान है। ये करार भारतीय दवा उद्योग, रत्न व आभूषण, वस्त्र, मशीनरी और IT सेवाओं जैसे क्षेत्रों के लिए नए बाजार खोलेगा, जहां भारतीय निर्यातक वैश्विक स्तर पर मजबूत हैं। एफ्टा कंट्रीज के साथ जो हमने व्यापार और आर्थिक साझेदारी का जो समझौता किया है वो काफ़ी व्यापक समझौता है। उसमें सिर्फ हमने जो व्यापार, गुड्स एंड सर्विसेज की उसी की बात नहीं की है, बल्कि उसमें गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की बात है, उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात है, उसमें कंपटीशन कैसे होगा उसके बारे में बात है। भारत ने अपने किसानों और छोटे उत्पादकों की सुरक्षा के लिए डेयरी, कृषि उत्पाद और सोना को पूरी तरह उदारीकरण से बाहर रखा है। लेकिन EFTA देशों में भारतीय निर्यातकों को अब नए टैरिफ लाभ मिलेंगे। वहीं EFTA देशों के लिए भारत का 140 करोड़ उपभोक्ताओं का विशाल बाजार बड़ा आकर्षण है, खासकर स्विस घड़ियां, नॉर्वेजियन सी फूड और हाई एंड फार्मा उत्पादों के लिए। Out of these 4 countries, Switzerland, Iceland, Liechtenstein, and Norway, Switzerland is the biggest trading partner to India among those 4, and I think it will definitely benefit Indians and the Swiss because it will ease imports of certain goods. In general, I think this agreement is probably, especially if you look at the other free trade agreement with the European Union, it's of psychological importance because it's good that these 4 countries now managed to make a deal because we all know that for a very long time India and the EU were not able to come to a conclusion. ये समझौता ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि इसमें सस्टेनेबिलिटी क्लॉज शामिल है। इसमें दोनों पक्षों ने मजदूरों के अधिकारों और पर्यावरण मानकों का ध्यान रखने की बात कही है। ये भारत का पहला ऐसा व्यापार समझौता है जिसमें ये शर्त जोड़ी गई है। अब द्विपक्षीय व्यापार हर साल बढ़कर 55 से $60 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। नए टैरिफ शेड्यूल लागू होने के साथ ही बंदरगाह और हवाई अड्डों पर खेपों की तेज क्लियरेंस शुरू हो गई है। इससे भारतीय निर्यातकों को शुरुआती फायदा मिलने लगा है। भारत और 4 यूरोपीय देशों नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और लिechtenstein के बीच में मुक्त व्यापार संधि का कार्यान्वयन
निश्चित तौर पे एक मॉडल स्थापित करता है और यह बताता है कि कैसे संकट के समय में समान सोचने वाले देश आपस में सहयोग करके दुनिया की व्यापारिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। डीडी न्यूज के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।